हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर दिव्यांगता में। दिव्यांगता अभ्यास प्रश्न। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, श्रवण दिव्यांगता अक्षम होते हैं। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। सही आंसर होगा हमारा सुनने एवं बोलने में। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने एवं बोलने में। नेक्स्ट है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं। डिस्लेक्सिया, दृष्टिबाधिता, डिस्ग्राफिया या लोकोमोटर दिव्यांगता। हमारा सही आंसर होगा लोकोमोटर दिव्यांगता। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, 3 जून को, 3 दिसंबर को या फिर 1 अगस्त को। तो सही आंसर होगा हमारा 3 दिसंबर को। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है इसमें का, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। सही है। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। ये गलत है, सामाजिक दायित्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क है इसमें, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी क्या होती है, धीमी या मंद होती है। ये रिक्त स्थान है। ख है इसमें, डिस्लेक्सिया कोई क्या है, मानसिक बीमारी नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी। ये जो ब्लैक ब्लैक लिखे हैं ये रिक्त स्थान है। अब घ है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। अण है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.21% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। प्रश्न 4 है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार किया जाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। नेक्स्ट है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव यो कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। पहला है, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पेन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। नंबर सेकंड, इसमें कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन, बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें, दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। हमारा दायित्व है, उत्तर है इसका, हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझती हैं। इसका उत्तर है, डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिस्लेक्सिया। अब आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है। कैसा है, लेखन विकार, जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर है इसमें फसल उत्पादन। उत्पादन के बहुविकल्पीय प्रश्न, अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। उत्तर है, अब उत्तर में जैसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। धान, मक्का, मूंगफली, गेहूँ। तो हाँ, सही आंसर होगा गेहूँ। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ।
निम्नलिखित में खरपतवार नाशी क्या है? यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर या अमोनियम सल्फेट? तो हमारा सही आंसर होगा मेटाक्लोर। निम्नलिखित में खरपतवार नाशी कौन है? मेटाक्लोर। यूरिया उर्वरक है, कैसा है? नाइट्रोजनी है या स्फुरीय या पोटेशिक है या संयुक्त है? तो हमारा यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। साहिवाल, साहिवाल किसकी नस्ल? तो साहिवाल गाय की, भैंस की, मछली की, मुर्गी की? हमारा सही आंसर होगा गाय। साहिवाल गाय की नस्ल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल। तरबूज, खरबूजा, मक्का, ये प्रिंटिंग में से है। मक्का आदि के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। कैसी मिट्टी? बलुई मिट्टी। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डिबलर तथा बीज वेदक है। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? डिबलर तथा बीज वेदक। सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। सोनालिका किसकी है? गेहूं की उन्नत किस्म की फसल है सोनालिका। काटला, रोहू, अलवर जल में पाई जाने वाली मछलियाँ। कैसी मछलियाँ? अलवर जल में। कौन कौन सी? काटला और रोहू अलवर जल में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। नेक्स्ट है मैचिंग द फॉलोइंग, स्तंभ क और स्तंभ ख। प्रश्न तीसरा, तो एक तरफ दे रखे हैं डिबलर, साइलो, साहिवाल, सालिमॉन, सालमोन, व्हाइट लेग हॉर्न और सार्क। इधर दे रखे हैं भंडारण की विधि, मछली की नस्ल, बुआई की विधि, गाय के सींग और ये है या फिर गाय की नस्ल, विटामिन ए और डी का स्रोत, मुर्गी की नस्ल। तो डिबलर है बुआई की विधि। क्या है? डिबलर है बुआई की विधि। और साइलो क्या है? साइलो है भंडारण की विधि। और साहिवाल क्या है? अभी बताया था, साहिवाल है गाय की नस्ल। और सालमोन क्या है? मछली की नस्ल। और व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? मुर्गी की नस्ल। और सार्क क्या है? विटामिन ए और डी का स्रोत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? तो बलुई मिट्टी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। किसकी? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। किसे? बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। खा प्रश्न है हमारा, जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? कौन से महीने में? जून से अक्टूबर माह में। तो सही आंसर है हमारा इसका खरीफ फसल। जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खरीफ फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, बुआई के लिए बीज वेदक का क्या महत्व है? तो बीज वेदक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। बीज वेदक का प्रयोग किसकी? बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है, क्वेश्चन है ये। फसल चक्र से क्या समझते हैं? तो फसल चक्र, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? पोषकता। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी फसल विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अब है हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। हरित क्रांति कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। कृषि में सुधार लाने के लिए हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हरित क्रांति कृषि सुधार में असातीत वृद्धि के लिए ही हम इसे कृषि सुधार हरित क्रांति। और हरित क्रांति मतलब कृषि में सुधार लाने के लिए 1960 से ही प्रयास शुरू करे गए हैं। अब नेक्स्ट है, गाय और भैंस की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो गाय एक है साहिवाल और एक होल्स्टीन। तो गाय की ये नस्ल है साहिवाल और होल्स्टीन, और भैंस की है मुर्रा और मोहसाना। ये दो नस्ल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मायन काल किसे कहते हैं? मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को ऊष्मायन या उष्णायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं ऊष्मा मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के उत्पादन में सहायक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? आंसर है इसका, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए क्या यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तथा जो तैरते हैं वे खराब अंडे हैं। जो तैरते हैं वो खराब अंडे हैं। ठीक है, तो अंडों की गुणवत्ता की जांच हो गई है। एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है हमारा। इसका उत्तर है, कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम
होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% होता है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते और वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये चक्र दे रखा है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणुओं द्वारा घुलनशील नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से, ठीक है, विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा और फिर से वायुमंडल में मिल जाती है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन बिजली तड़कने से घुलनशील नाइट्रेट के रूप में बदलती है। इसी प्रकार वायुमंडलीय नाइट्रोजन कृत्रिम उर्वरक वगैरह जो होते हैं उनसे घुलनशील नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिल जाती है। फिर मिट्टी से ये विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा फिर से वायुमंडल में मिल जाती है। अब ये घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में जो मिट्टी में होती है, ये मिट्टी द्वारा अवशोषण से पौधों के प्रोटीन के रूप में हो जाती है और फिर भोजन के रूप में हो जाती है जंतुओं में, पौधों से पहुंची जंतुओं में। अब जंतुओं से मृत होने पर अपघटन में और मलमूत्र के अपघटन से ये कहाँ पहुंचती है? नाइट्रोजन के यौगिक और अमोनिया और नाइट्रोजन के रूप में बदल जाती है। फिर से ये नाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा कहाँ पहुंचती है? मिट्टी में, मतलब घुलनशील नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में पहुंच जाती है। अब यहाँ से ये पौधों में प्रोटीन के रूप में मृत होने पर अपघटन हो जाता है, पौधे जब सलगड़ जाते हैं तो। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन चक्र या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नेक्स्ट आता है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हाशिया का चित्र बनाइए। तो ये साधारण हाशिया है, ये साधारण हाशिया और ये दांतेदार हाशिया। सिंपल चित्र बनाकर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारण धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर 0 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।